जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी ट्रांसमिशन मुस्कुराता रमज़ान और हमारा ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत जो कि डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। यहाँ आपको बताएं कि इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ जो सेहत के जो चीज़ें होती हैं उनसे मुताल्लिक़ बात करते हैं। डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो कई दहाइयों से मुख्तलिफ पेशेंट्स की ख़िदमत कर रहा है, जिसमें कि मुख्तलिफ टेस्ट्स और डायग्नोसिस और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स, काफ़ी सारी चीज़ें। बहरहाल माफ़ कीजिएगा, आज हमारे साथ इस सेगमेंट रोज़ा और सेहत में जनरल फिजिशियन मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नईम साहब, जिनको कि हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत खैरियत से आप फर्स्ट क्लास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। मेरा नाम डॉक्टर तारिक नदीम ठीक। तारिक नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक नदीम साहब जो है ना वो ख़ास तौर पे जनरल फिजिशियन हैं और डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, यानी शुगर के हवाले से हम इनसे बात करेंगे और जनरल फिजिशियन भी हैं, तो इससे इन जनरल जो रोज़ों की चीज़ें होती हैं उन पर भी बात करेंगे। तारिक साहब मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो कि रमज़ान मुबारक जब आता है लोग ये जो बसियार खोरी शुरू कर देते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जिस्म पे? देखें जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो एक ट्रेडिशन चल रही है, खाना खाने से रोज़ा खुलने से पहले, इफ्तारी से पहले हमारे दिमाग में दो ही बातें चल रही होती हैं कि पकौड़े किधर है, समोसे किधर है और फ्रूट चाट कितनी दूर है। हालांकि वो एक कबूलियत का लम्हा होता है, उस लम्हे आप जो भी दुआ मांगते हैं और कबूलियत का शर्त मिल जाता है उसको। तो कोशिश ये करेंगे, बसियार खोरी से बचना बहुत ज़रूरी है कि अफ्तारी के टाइम एक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए, डायबिटिक के लिए ख़ास तौर पे। मीठी चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, दूसरे लोग खा रहे होते हैं तो अपने लिए कंट्रोल करना मुश्किल करता है। तो हम अगर वक्फ़ा लेके खाएँगे, कुछ खा लिया हमने, रोज़ा खोल लिया, खजूर ले ली, उमूमन हमारे यहाँ रूटीन है, फिर हाइड्रेशन पूरी करें और अगर हम थोड़ा सा वक्फा लेके फिर कुछ खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वक्फा लेके दोनों हाथों से खाने वाला काम जो है ना वो ये सही नहीं है। सही नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनकी जाहिर सी बात है जो दवाएं खा रहे हैं वो किस तरीके से अपनी दवाएं सेट करें, इसलिए कि दवाएं खाने वाला आदमी जो है वो अगर ज़्यादा खा लेगा शुगर बढ़ जाएगी, तो कम खाएगा तो अब रोज़े में कुछ खा भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। शुगर लो नहीं शुरू हो गई, क्या करेगा? रोज़ा तोड़ना पड़ जाएगा। मसले आ जाते हैं। क्या किस तरीके से रोज़े रखे जाएं और क्या प्लान किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये डायबिटिक पेशेंट्स को जो हमारी मेडिकल की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है वो यही होती है कि प्री रमज़ान तैयारी कर लें। अगर ख़ास तौर पे इंसुलिन वाले पेशेंट होते हैं या बगैर इंसुलिन वाले भी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, उनके लिए भी कोशिश होती है कि अपनी डोज को एडजस्ट करवा लें बिफोर रमज़ान। अब हमारे यहाँ इसका ट्रेंड इतना नहीं है, लेकिन उमूमन जो अब एडवाइस दी जाती है वो ये होता है कि सुबह की डोज हम शाम में ले लें और शाम की डोज सुबह में ले लें। इसको अल्टरनेट कर देते हैं, यानी रात की डोज सहरी में लें और फिर वो दूसरी अफ्तारी में ले लें, सुबह की डोज जो अफ्तारी में उलट कर दें उसका। अच्छा, उससे क्या होता है उलट करने से? उससे करने से आपके डायबिटीज़ कंट्रोल हमें दिन में अच्छा चाहिए, क्योंकि फास्टिंग होती है और रात में अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो उसकी जो कंट्रोल रात में आप थोड़ा बहुत खा पी सकते हो तो आपकी डाइट वगैरह उसमें एडजस्ट हो जाती है। लेकिन फास्टिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट को जो फेस करना पड़ती है, हाइपर में भी चले जाते हैं। हाइपो तो खैर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाइपर में भी पेशेंट चले जाते हैं। उसको मैनेज करने के लिए फिर डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग इंसुलिन पे होते हैं वो क्या करें? नहीं बिल्कुल, वो इंसुलिन वाले रोज़ा रख सकते हैं, इंसुलिन वाले रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल, वो भी रात की डोज जो है वो भी नहीं, उसमें थोड़ी डोज में भी चेंजिंग करनी पड़ती है। जो डोज की यूनिट्स हैं उसको कम ज़्यादा किया जाता है, वो भी मॉर्निंग और इवनिंग के हिसाब से। मतलब तो इफ्तारी और सहरी है ना, वही उलट कर दें उसको, उसके उलट कर दें, डोज एडजस्ट करवा लें पहले। अच्छा, डोज एडजस्ट करवा लें, सही हो जाती है डोज। और परफेक्ट चेक रखें, आप अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें। अच्छा, इंसुलिन रोज़े में शुगर को चेक करने से रोज़ा टूटता तो नहीं है? नहीं, रोज़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करने से रोज़ा तो नहीं टूटता। मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कुछ भी। किसी मुफ्ती साहब ने अभी फतवा दे दिया तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो यही है, नहीं टूटता है। नहीं टूटता, और ब्लड से टेस्ट कराने से भी नहीं टूटता। ये बात की बात है कि अब कई लोगों ने फैला दी मिस वगैरह कि रोज़ा टूट जाएगा, खून बह गया। अब ये इन चीज़ों को तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन रोज़ा शुगर टेस्ट से नहीं टूटेगा। लाइफ सेविंग है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। कोई भी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होगा तो उससे रोज़ा नहीं। अगर फ़र्ज़ करें वो अपनी ज़िंदगी के लिए सोच रहा है कि मुझे शुगर लो में नहीं जा रही हो और रोज़ा ना तोड़ना पड़े मुझे, तो शुगर टेस्ट करना उसके लिए फ़ायदेमंद। शुगर टेस्ट करना फ़ायदेमंद है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि शुगर का मरीज़ जो है वो सहरी में क्या खा सकता है? यानी जैसे अब लोग दूध पे नहीं खाते हैं,
देखें या बहुत से लोग जो है ना वो अंडा ऑमलेट और चीज़ें और फ्रूट्स और शरबत और लस्सी और क्या क्या चीज़ें सहरी में नहीं खा रहे होते, क्या बस खाए? ये वही सवाल है कॉमन बंदे पेशेंट वाला है कि हम क्या खाएं। पेशेंट अमूमन शुगर का यही नहीं कहता कि यार मुझे क्या नहीं खाना चाहिए डॉक्टर साहब, कम खाना चाहिए ज़्यादा, वो ये कहते हैं हम क्या खाएं, मतलब खाने की तरफ ही रुझान ज़्यादा रहता है। तो अमूमन दालें और कार्बोहाइड्रेट थोड़े से ले लें और बॉइल्ड एग वगैरह ले लें तो उनके लिए बेहतर है। दालें और कार्बोहाइड्रेट वगैरह थोड़ा सा ये सहरी की बात कर रहे हैं? सहरी में अफ्तारी में तो खैर मसलन क्या क्या चीज़ कितनी खा ले? देखें कितनी से मुराद वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। अब फर्ज करें पेशेंट का वेट ऑलरेडी 80+ है तो डाइट उसको बहुत हल्की सी लेनी, डायबिटिक डाइट उसको जैसे से पहले से फॉलो कर रहा है उसी में ले। आप उसमें टोस्ट ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, हाँ एक टोस्ट या सिंपल रोटी ले लें, सादी रोटी, उसके साथ आप सालन के साथ ले सकते हैं नॉर्मल रूटीन में। लेकिन वो कैलकुलेटेड जो डोज है वो तो नेट पे अवेलेबल है, ले सकते हैं आराम से कि कितनी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वेट ले लें, बिल्कुल वो ठीक रहती है। अच्छा, फल वगैरह कितना खा सकते हैं? फल ले सकते हैं, बिल्कुल फल बहुत सारे फल ले सकते हैं जी। अब थोड़ा सा अब आजकल चीकू आए हुए हैं, चीकू खाने शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा डेट्स, चीकू डेट थोड़ा एहतियात से लें, है ना? हाँ बिल्कुल एहतियात से लें। केले, चीकू और डेट का शेक अगर पिए तो बहुत कम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी में लें ना, मतलब आप फर्ज करें इतना बड़ा गिलास भर के पी लिया आपने तो वो नहीं, जूस का गिलास तो हमारे यहाँ होता है इतना बड़ा। हाँ तो वो फिर सब उसको मना कर, वो लस्सी वाला जो गिलास होता है ना उसी फिर उसको रोकना पड़ेगा, है फिर कहेंगे ना पड़ेगा। नहीं, असल में आजकल केले, चीकू और बहुत ट्रेंडिंग में और उसके साथ साथ थोड़ी सी उसमें क्रीम मिक्स कर लें, ठीक है, और या आइसक्रीम उसके अंदर एक डाल लें, वेनिला आइसक्रीम, क्या बात, और साथ साथ जो है ना उसके अंदर फिर चॉकलेट थोड़ा सा आप वो ऐड कर, डेयरी मिल्क थोड़ी सी डाल लें, ऐड कर लें, और उसमें बादाम पिस्ता थोड़ा, क्या बात है, काजू वाजू भी थोड़ा सा, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इसका एक सारे मगज़ पीस के बिल्कुल एक बना लें आप इसका सफूफ, 1 चम्मच, जितने गिलास बनाने उतना 1 चम्मच पिसे हुए जो वो है ना पूरे बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट, ये आपने डाल दिया, ठीक है ना? वेरी हेल्दी बट नॉट फॉर द डायबिटिक, नॉट फॉर द डायबिटिक, आई थिंक डायबिटीज वाला एक, हाँ वो 1 चम्मच पी लें, छोटी ड्रॉप देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। गिलसिया से तो पी सकता है ना, गिलास ना सही। गिलसिया बच्चों को नहीं देते, गिलसिया छोटे बच्चों की जो छोटे बच्चों की गिलसिया होती है, उनको पानी पिलाते हैं, वो देख सकते हैं, पी नहीं सकते। हमारी शेफ फरा के पास भी छोटी गिलसिया है जिससे बच्चों को पानी पिलाते हैं। तो वो ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस आते हैं उनके लिए वो उस गिलसिया में शेक निकाल के देती हैं, और इसलिए। और अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त है कार्डियक सर्जन डॉक्टर के नियाज़ी ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू ऑन द शो। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अब चूँकि हम डॉक्टर तारिक साहब से गुफ्तगू कर चुके हैं, आपकी तरफ आना चाहेंगे और ये जानेंगे कि कार्डियक पेशेंट्स जो होते हैं जिनको दिल का दौरा पड़ चुका हो, वो किस तरीके से रमज़ान में एहतियात करें कि उनकी जो है ना वो, क्योंकि इफ्तार में किसी से हाथ कंट्रोल नहीं होता, तो समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, तली हुई चीज़ें ये खा ही लेते हैं लोग और फिर दिल पकड़ के बैठे होते हैं कि ये क्या हो गया। मैं तो सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि कभी भी कोई भी शख्स एक तो अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कुछ बताया होगा कि लाइफ स्टाइल जो है वो हमारे जो आम बंदों में बिल्कुल नहीं है। और रमज़ान में जब हम अफ्तारी करते हैं तो ज़्यादातर हम मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई चीज़ें खाते हैं और वो हम पेट भर के खाते हैं। सही है। ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दे होती है, और ख़ास तौर पे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या फैटी बाहर की चीज़ें जो बारबेक्यू होते हैं, ये इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। जो घर में पकी हुई चीज़ें हों, घर में अच्छी तरह से पकी हुई हों, उनका इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर कोई दिल का मरीज़ हो जाए और दिल का मरीज़ होने के बाद क्या अगर वो दवाओं पे है जो कि उसको हर 8 घंटे पे खानी है, ऐसा शख्स रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, रख सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा शख्स रोज़ा सकता है, लेकिन वो अपने कंसर्न फिजिशियन से पहले कंसर्न वो कर ले। अगर उसको अटैक पहले नहीं हुआ है तो वो, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको पहले एडवाइजिंग करते हैं वो एंजियोग्राफी का, एंजियोग्राफी अगर
से वो करते हैं, ईसीजी से करके, क्योंकि रोल उनका ही पहले होता है, उसके बाद फिर हमारे पास आती है कार्डियक, उसके बाद आपके पास हमारे पास आती है। लेकिन फास्टिंग जो है, रोज़ा जो है, वो मना नहीं करता, मना नहीं है, मैं नहीं करूँगा मना कि वो अच्छा सर, किसी हार्ट पेशेंट को सीने में दर्द शुरू हो जाए, सांस फूलनी शुरू हो जाए, रोज़े की हालत है, ज़बान के नीचे टैबलेट रखी जा सकती है? देखो, हमारे इस्लाम में कोई भी ऐसी सख्ती, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले हमने ये काज़िज़ देखना है कि इसको सीने का, जो सीने में दर्द है वो किस वजह से है। ठीक है, हो सकता है कि वो पहले से ही अल्सर का हो, या एच पैलोरी का वो पहले पेशेंट रहा हो, मुराकबी ग़िज़ाएँ पहले ऐसी सख्त चीज़ें वो खाता रहो। सबसे पहले उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे किसी भी जो यूनिट्स हैं हमारे इमरजेंसी के बने हुए, उन पे जाना चाहिए, वहाँ से ईसीजी पहले वो कराना चाहिए। अगर वो उसको एडवाइस करते हैं तो हमारे जान बचाना सबसे पहले होती है। ठीक है, पहले ईसीजी करानी चाहिए और उसके बाद पहले उसको ईसीजी करना। हो सकता है कि उसको गैस्ट्रिक पेन हो, मसल्स का। अच्छा सर, अब आपसे एक मैं टेक्निकल क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आजकल एंजियोप्लास्टीज बहुत हो रही हैं, और पहले तो ये था कि अगर 3 वेसल में डिफेक्ट होता तो सीधे सीधे कैबेज का कहा जाता था। अब आजकल 3 क्या 5 वेसल्स का भी डिफेक्ट होता है तो 5 जगह एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। बाईपास से लोग कहते हैं यार लंबी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा ज़्यादा देर के लिए, फिर कहीं और कुछ ना मसला हो जाए, प्लूरा में सुराख हो गया तो वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन, ट्यूब डली रहेगी काफ़ी दिनों तक। तो लोग अब स्विच हो रहे हैं कि भाई इजी प्रोसीजर है, डे केयर में है, इंसान के जागते में स्टंट लग जाएगा तो क्यों ना एंजियोप्लास्टी करा लो। देखो, इसमें मैं इस तरफ आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि मेडिकल इज़ एवरीडे चेंज ऑफ साइंस। क्योंकि जिस वक़्त हमने जो पढ़ी थी वो बुक्स में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, उस टाइम ये व्हाट्सएप या इंटरनेट वगैरह ये चीज़ें नहीं वो नहीं होता था करने के लिए। अभी भी जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो हो सकता है कि वो हमसे कुछ स्ट्रांग ही हों, क्योंकि उनका काम है पढ़ना। हम तो प्रैक्टिकली उनसे थोड़े से हाई हैं, तो इसी वजह से थोड़ा करते हैं। मेडिकल, जैसे पहले मैंने कहा कि मेडिकल इज़ एवरीडे चेंज ऑफ साइंस। ये डिपेंड करता है आप द पेशेंट्स पे, पेशेंट की एज पे, उसकी कोमॉर्बिड पे। हो सकता है कि पेशेंट की इसके साथ जो वेसल्स ब्लॉकेज के साथ कोई दूसरा ना हो। तो इसमें ये भी होता है कि कभी कभी किडनी का इशू आ जाता है। अगर जैसे आपने कहा कि ये 2 या 3 वेसल्स जो ब्लॉक है, देखनी ये है कि वेसल्स कौन सी ब्लॉक है। अगर RCA है और ये दूसरा, अगर हमारे जो मेजर जो वेसल्स हमारी आती हैं, लेफ्ट मेन है, लेफ्ट मेन, अगर नहीं लेफ्ट मेन का तो हम उसी टाइम बगैर किसी का नहीं, लेफ्ट मेन तो आपको बाईपास ही करना पड़ेगा उसी टाइम हम, क्योंकि लेकिन अगर LED LCX और अगर RCA का LED है, ये सर्कमफ्लेक्सिस का अगर ये है, उसमें भी हम पेशेंट की एज देखते हैं, पेशेंट को कितना करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए मैं अपने आप पे डिपेंड 3 चीज़ों पे करता हूँ कि व्हाट वी डू, मैं ये क्या कर रहा हूँ, व्हाई वी डू, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, एंड व्हाई वी नॉट डू, मैं क्यों नहीं करूँगा, क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं करने के लिए। सबसे पहले मुझे पेशेंट को सेफ रखना है, उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो करना है। एंजियोप्लास्टी जो करते हैं तकरीबन 1960 और 70 की दहाई में पहले ये सर्जरी करते थे। हाँ। अब ये बाद में ये कार्डियोलॉजिस्ट वालों को ये दे दी कि वो करते हैं, क्योंकि सर्जरी से हम इतना ये भरपूर हो गए कि हम नहीं करते। अगर वो देखता है कि अगर उसको ईजी लगता है स्टंट पास करने में तो ही विल डू, अगर फर्दर वो हमें रेफ़र कर देता है। अगर जैसे आपने कहा कि 3 वेसल्स ब्लॉक हैं तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो रेफर करके बाईपास के पास आ जाए, रीवैस्कुलराइजेशन करा ले बाईपास के ज़रिए, बजाय इसके कि PCA नहीं कराए। ठीक है सर, क्या मैसेज देंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से देखने वालों को जो दिल के मरीज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी कोई भी शख्स, दिल का नहीं, जो भी आम हमारे बनते हैं, कभी भी पेट भर के कोई भी चीज़ खाना वगैरह, वाह ये बड़ी अच्छी बात। हम क्या करते हैं कि पेट भर के खा के एकदम हम लेट जाते हैं। अभी जैसे जैसे 2 वेसल्स ब्लॉक हैं, खाना खाने के बाद एकदम मैं लेट गया तो मेरे स्टमक ने काम जल्दी
शुरू कर दिया, उसको ब्लड चाहिए, इसलिए वो दिल से ज़्यादा भागेगा, तो हार्ट को ज़्यादा फंक्शन पंप करना पड़ेगा। हाँ। हम बोलते हैं यार ये मेरा दिल लग गया, ये नहीं, दिल का काम सिर्फ पंप करना है। और ये एक इसे मुट्ठी की तरह यहाँ पे इतना ही होता है, 450 से 500 ग्राम उसका जो वेट होता है। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाएं, अगर वो खाना चाहें तो बार बार वो खाना चाहें, और अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर, मॉडिफाई कर लें। सबसे बड़ी बात यही है, वॉक शुरू कर दें, बैठे नहीं रहे हैं बहुत सारे काम। हाँ वॉक का, अच्छा वॉक का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। बहुत से हमारे साथी ऐसे होते हैं कि वो जैसे रात को खाना खा के निकल के चलो भाई हम जा रहे हैं किसी गार्डन में, बाग के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम जो भी हमारे ये ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, तो मौसम ठंडा होता है, वो जो है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें देते हैं रात के टाइम, शाम के टाइम। मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ कि मैं ये उनसे कहूँगा कि उनके घूमना, सुबह सवेरे अगर उठ के थोड़ी सी वॉक करें, सिर्फ 15 मिनट घूमें, इतना घूमें कि उनके जिस्म से हल्का सा पसीना आ जाए, तो डायबिटिक के लिए भी ये बेहतरीन है कि वो उसमें इतनी एक्सरसाइज बेहतरीन, इतनी एक्सरसाइज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मुबारक? देखिए जी, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने बातें बताई। इसमें छोटी सी चीज़ माजरत के साथ मेरे उस्ताद हैं, एक ऐड कर दें कि वेट रिडक्शन, वेट प्लस लाइफस्टाइल दोनों मैटर करता है। अगर इसको हम फॉलो कर लेंगे मेडिसिन से बहुत दूर रहेंगे। अच्छा, आप कहते हैं वेट और वेट प्लस लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगर वेट हम मैनेज कर लेते हैं तो, और लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वी डजंट नीड मेडिसिन, हमें फिर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल रहेंगे इंशाल्लाह। क्यों डॉक्टर साहब? गलत तो बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और सर सेहत की, हार्ट यानी हार्ट की सेहत के हवाले से बता दें कि कौन सी चीज़ खाई जाए जिससे हार्ट की सेहत बेहतर हो सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि नमक का इस्तेमाल कम करें। ठीक। सबसे अगर एज जो तकरीबन 40 से अगर अब है तो नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। बहुत अच्छी गुफ्तगू। और ये ज़्यादातर हमारी जो ये रोटी या गंदम की या जो हम डबल रोटी या बाहर से हम ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा वगैरह जो मंगा के ये खाते हैं, तो ये इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, और ख़ास तौर पे जो है वो इत्तेदाल रखें चीज़ों में, बैलेंस रखें। एक हिस्सा हर सूरत में खाने का छोड़ें, अपना बैलेंस रखें। अपना अपना जो वेट है ना, उन्होंने 75 जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी की, क्योंकि मैंने वो एक्सरसाइज पे मैंने थोड़ा सा अपना रुझान दिया, 75 से वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और जो ख़वातीन हज़रात हैं उनका जो वेट है वो 65 से 70 के दरमियान, 65 से 70 के दरमियान, बस अपना ये खुद ही कंट्रोल करती रहें, क्योंकि वो उनको घर का काम काज होता है। लेकिन आजकल हमारी जो ख़वातीन हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, वो ज़्यादातर काम नहीं करती, पानी का गिलास भी उठा के खुद नहीं पीती हैं, मासी को बोल दिया कि वो कर दे, सारे काम दूसरे लोग करने लगे, बस तो काम खुद से करना चाहिए, घर खुद काम करे, बर्तन धोएं, घर के काम काज चौक करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं जरा समझ लें, फिजिकली एक्टिविटी, घर का काम बड़ा ज़रूरी है, जो ख़वातीन घर पे बैठी हुई देख रही हैं। मुझे लग रहा है कि आज के बाद से ख़वातीन ये शो लगाना बंद कर दें। रमज़ान शरीफ में हम जो ये कहते हैं कि भाई ये शरबत बनाओ, ये बनाओ, मीठी चीज़ों से, सर मुझे लगता है रमज़ान में मर्द काम करने लग जाते हैं, घर के शरबत तक बना रहे होते हैं, इफ्तार से पहले फल भी काट रहे होते हैं, चीज़ें सारी काट रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, मदद के चक्कर में ज़्यादा काम कर जाते हैं, क्योंकि टीवी सामने लगा हुआ होता है और कहते हैं भाई और क्या काम करना है, फ्रूट चाट लिए फल भी काट देते हैं, सारे काम, बर्तन भी धो देते हैं, टाइम नहीं कट रहा होता ना। बात यह नहीं, ये भी सुन्नत भी है कि मर्द हजरात को भी ख़वातीन के साथ करना चाहिए, काम करना चाहिए। सर आपने देखा होगा एक कैरेक्टर था ऐनक वाले जिनमें जो कहता था कि मुझे काम बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ। तो यार लोगों का ये भी हो जाता है कि ख़ास तौर पर रमज़ान में जिन लोगों पर काम नहीं होता। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़बरदस्त आपने मुफीद बातें की, ख़ास तौर पर जितना आपने एंजियोप्लास्टी और बाईपास के हवाले से जो समझाया वो बड़ा अहम था कि जिन लोगों को मेजर वेसल्स में डिजीज़ है उनको डायरेक्ट बाईपास लिए जाना चाहिए अपने मुआलिज से मशवरे के साथ, ठीक है। और जो लोग छोटी छोटी कोई ब्लॉकेजेज हैं या वो हैं, वो फिर उस तरीके से, हाँ, उसको अगर जिसको पहले कोई अटैक भी हुआ हो और एज उसकी 40 या 40 से ज़्यादा हो, तो उनको एक रूटीन में भी टेस्ट करवानी चाहिए पेशेंट को, जो थैलीमा स्कैन हम जिसे थैलीमा स्कैन बोलते हैं, वो इस वजह से थैलीमा स्कैन उससे हमें यह है कि उसके मसल्स, हार्ट की मसल्स का हमें पता चल जाएगा कि कितनी पावरफुल में। और रूटीन में भी हर 6 या 3 माह के बाद जो हमारी ये ब्लड पंपिंग है और जो रूटीन हमारी है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी कराना चाहिए, क्योंकि हम वो उससे हमें पता चल जाएगा कि हर 6 महीने बाद या 1 साल के बाद,
1 साल के एक बाद साल 6 या 6 महीने के महीने, बाद ठीक वो है। बंदे की वो अपनी जैसे रूटीन उस तरीके से देखता है ना, अगर वो देखता है कि भी मैं हूँ 1 साल की बात कर रहा है। अच्छा, वो उनकी एक चीज़ और मैं कहूँगा, अगर वो जो भी टेस्ट हैं या किसी भी डॉक्टर से वो इलाज करवाएं ना, तो अपनी वो फाइल बना लें, उस फाइल में वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन लगी रहनी चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे पास आया हो पेशेंट, मैंने प्रिस्क्रिप्शन सही बात, लिखी हो, सही बात, डॉक्टर साहब के पास चला गया और डॉक्टर साहब ने बोला, वो प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखनी चाहिए। भाई ये तो कार्डियक सर्जन है, इसका ये इस चीज़ पे ये नहीं आएगी, इसमें सही बात, मैं ये ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिर दूसरे डॉक्टर जो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएगा उसको एक उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी, पूरी हिस्ट्री मिल पूरी जाएगी। हिस्ट्री के बेस ने पहले ये टेस्टें कराई हैं, इसका ये था, इसकी बेसलाइन ये थी, हम ठीक, जो ठीक। पहली होती है उसको हम बेसलाइन बोलते हैं, इसकी ये थी, फिर उसको जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर ठीक साहब को ठीक ठीक जो इसलिए- बहुत बहुत और दूसरी शुक्रिया ये- सर के नियाज़ी साहब, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर तारिक नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपने डायबिटीज़ के हवाले से बात की, डॉक्टर के नियाज़ी ने जो है कार्डियक सर्जरी के हवाले से बात की। आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के इस रोज़ा और सेहत सेगमेंट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। यहाँ हम एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद हमारे साथ गेस्ट, बल्कि बताता चलूँ आपको कि हनीफ राजा साहब हमारे साथ होंगे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, होस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं। कुछ ही देर में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहे। मैं खुशी निशात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।